रूस ने तैयार किया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब। जी हां, KB500S का नया वर्जन एरियल बॉम्ब तैयार किया है। सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट हो सकता है। KB500S भीषण तबाही ला सकता है ये बॉम्ब, इसलिए हम कह रहे हैं कि बेहद खतरनाक ये बॉम्ब है जिसको तैयार किया है रूस ने। और इसकी खासियत भी हम आपको बताएंगे। रूस की तरफ से जिस तरह से नए नए हथियारों का मुजाहरा किया जा रहा है, वो भी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि रूस की ताकत को कम तर ना समझे नेटो। शायद यही मैसेज, यही संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। इसका एरियल वर्जन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तैयार किया गया है रूस की तरफ से। जल्दी से हम आपको बताएंगे उसके बारे में क्या खास बातें हैं उससे जुड़ी हुई। तो KB500S एरियल बॉम्ब की ताकत को जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, क्या बड़ी बातें हैं उससे जुड़ी हुई। तो विदेशी सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है ये, वॉर जोन में गेम चेंजर माना जा रहा है। एरियल बॉम्ब की क्या ताकत है, तो सबसे बड़ी जो खूबी हम बता रहे हैं कि विदेशी सैटेलाइट से भी ये कनेक्ट हो सकता है, यानी कि सैटेलाइट से ऑपरेट हो सकता है। जीपीएस और ग्लोनास सैटेलाइट से डेटा रिसीव कर सकता है। ये एक और खूबी इसकी, बम में सैटेलाइट नेविगेशन रिसीवर मौजूद है जिससे टारगेट को हिट करने में बहुत ही आसानी होगी। ग्लोनास और जीपीएस की मदद से स्पेस में सही टारगेट को ये तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन का फैसला, वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और इन सब के बीच अमेरिका ने भी माना है पीएम मोदी का दाम। CIA चीफ विलियम बर्न्स का पीएम मोदी पर यह बड़ा बयान है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले हैं CIA चीफ, पीएम मोदी की वजह से रुका एटमी हमला। यह बहुत बड़ा बयान CIA चीफ की तरफ से, बर्न्स की तरफ से यह बड़ा बयान, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि किस तरह से वो युद्ध जिसको अब 10 महीने हो गया है लगभग पूरी तरह से, 24 फरवरी को इस साल जो शुरू हुआ था, और इसके बाद ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील होते होते न्यूक्लियर वॉर की मुहाने पर आते आते ये थमा है। और अगर इसमें किसी को क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। हमने देखा SCO समिट हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो, G20 समिट हो, वहां पर हर तरफ उन्होंने ये बात बोली है कि कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाना चाहिए। कोई भी जो रास्ता है वो जंग से नहीं निकलता। अब आप देखिए, ये समझाते बिग वॉल में आपके सामने, अमेरिका ने माना पीएम मोदी का दम। परमाणु युद्ध पर पीएम मोदी के विचारों का रूस पर असर पड़ा है। और क्या बात बोली आप जानिए फटाफट ये पॉइंटर्स। यूक्रेन युद्ध में ग्लोबल डिजास्टर टालने में प्रधानमंत्री मोदी का काफी अहम योगदान है। बर्न्स की तरफ से कहा गया, भविष्य में एटमी वॉर की आशंका को नकार नहीं सकते। हालांकि इस बात को लेकर भी वार्न कर रहे हैं, अभी परमाणु खतरा टला है लेकिन भविष्य के लिए खतरा अभी भी बरकरार है, कुछ भी हो सकता है। मौजूदा युद्ध में परमाणु हमले की आशंका कम है। विलियम बर्न्स CIA चीफ ये बात बोल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो केमिस्ट्री है, जो शानदार दोस्ती है, आखिर उसकी हिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री क्या है, ये आप देखिए। यहां पर आपके सामने तस्वीर है। अभी आपको हमने इससे पहले खबर दिखाई थी, हाल ही में 2-3 दिन पहले फोन के जरिए भी बातचीत हुई थी। 16 दिसंबर 2022 पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई जिसका मैंने जिक्र किया। और यहां पर भी उन्होंने कूटनीति के जरिए ही युद्ध को खत्म करने की बात कही, इस पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। 16 दिसंबर 2022 की तारीख है। समरकंद में SCO समिट में पीएम मोदी और पुतिन की जो मुलाकात है, वो इससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 16 तारीख को तो जो फोन पर बात हुई उसके पहले क्या क्या हुआ है। मोदी की पुतिन को सलाह, यह युद्ध का योग नहीं है। SCO समिट के दौरान भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही थी। और क्या हुआ, पुतिन ने साफ कहा, हम चाहते हैं युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। लगातार यह बात प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलते आए हैं। मार्च 2022 एक और काफी अहम ये तारीख है। युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी ने पुतिन से बात की थी। यूक्रेन में जो तमाम छात्र और जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। मोदी के फोन करने पर व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत एक्शन लिया और सेना को आदेश दिया। फरवरी में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और मार्च में आपको हमने दिखाया था कैसे वहां से जो सेफ रूट है, सेफ पैसेज है, वो देने की कोशिश की गई थी। खार्किव से भारतीयों को निकालने के लिए 6 घंटे तक बकायदा युद्ध रोका गया था और यह भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में रहा। अब इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी विपिन। बताइए क्या है आपके पास? और अमेरिका ये कह रहा है कि अभी एटमी वॉर की आशंका कम है लेकिन खतरा बरकरार है, खतरा टला नहीं है, क्योंकि रूस के नेता लगातार एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। रूस की धमकी न्यूक्लियर वॉर होकर रहेगी। 15 दिसंबर की बात देख लीजिए, क्या कहा गया है। अलेक्जेंडर
दुगिन ने कहा रूस युद्ध जीतेगा और दुनिया खत्म होगी। दो में से एक बात होगी। 9 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं? एटमी अटैक करने वाले का नामो निशान मिटा देंगे। 7 दिसंबर को फिर व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं? एटमी खतरा है लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बातें कहते हुए नजर आए। 6 दिसंबर को दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि संप्रभुता स्वतंत्रता के लिए न्यूक्लियर थ्रेट जरूरी है। और 5 दिसंबर को सर्गेई लावरोव ने कहा कि न्यूक्लियर ताकत में टकराव पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। 2 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि न्यूक्लियर ताकत में टकराव विनाशकारी है। वो इस बात को मानते हैं लेकिन ये भी मानते हैं कि अगर उन पर बात आई तो फिर वो न्यूक्लियर का हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। डीके पांडे सर, जो खतरा मंडरा रहा है इससे दुनिया इनकार नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी की जो हस्तक्षेप है उसका असर तो पड़ता हुआ नजर आया लेकिन खतरा टला है, अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे दुखद बात है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश ने इतनी पहल नहीं दिखाई है कि शांति स्थापित हो। अगर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की आवश्यकता है और जिस प्रकार से जो है जन धन की हानि हो रही है वो एक मानवीय स्तर के नीचे जा रही है। सबसे ये पॉजिटिव जो इंडिकेशन दिया है बंस साहब ने, सीआईए के चीफ ने, काश वो यूक्रेन को बोलते कि वो भी थोड़ा पॉजिटिव हो और शांति की तरफ कदम बढ़ाएं तो शायद शांति स्थापित हो सके। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने जो पहल की है और बातचीत करके जो है पोटेंशियल था उसको कम करने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ और पूरा विश्व इसकी बुरी प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और एक और महत्वपूर्ण बयान की चर्चा करते हैं। रूस को लेकर आरएसएस चीफ का बड़ा बयान। पहले दहाड़ कर हमें चुप करा देता था रूस, ये भागवत का कहना है। अब रूस भी कहता है भारत अच्छा देश। मोहन भागवत का बयान। पहले रूस को कहते कि युद्ध मत करो तो हमें दहाड़ कर चुप करा देता। तेजी से मजबूत देश के रूप में भारत उभर रहा है जिसकी रूस भी सुन रहा है। हमको कोई घास नहीं डालता था, आज बुलाते G20 का यजमान बनो। हम रशिया को बार बार कहते युद्ध मत करो, पहले अगर कहते तो रशिया हमको झाड़ के चुप कर देता, लेकिन अब नहीं, भारत बहुत अच्छा देश है। ये चमत्कार क्या है, भारत बड़ा हो रहा है तो भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़। सिंह, बयान आपने सुन लिया, अमेरिका की तरफ से भी जो बयान आया वो हमने सुना। क्या वाकई में अब यह समय है कि भारत को अपने बड़े कद और बड़ी भूमिका को मानना और समझना होगा और उसी हिसाब से हमें अंतर्राष्ट्रीय अपनी भूमिका भी तय कर लेनी पड़ेगी? देखें रवि, भारत की पोजीशन इस समय सामरिक तौर के ऊपर बहुत ऊंची है। इकोनॉमिकली भी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को जाने वाले हैं, अभी 5th बन चुके हैं। दूसरा है कि हमने अपनी जो आत्मनिर्भर डिफेंस आरंभ किया है जी, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी ताकत का बन रहा है। और तीसरा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है विश्व में कि उनकी बात के ऊपर काफ़ी जहन के साथ लीडर्स सुन रहे हैं। देखिए, G20 में भी बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है भारत का। उसका कॉमन जो एजेंडा आखिर में बना और जो उसकी कम्युनिके निकला है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा था। बिल्कुल। और सिंह साहब, रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर ही अगर बात की जाए तो सतीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि इस जंग में ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी। बिल्कुल, हारेगी पूरी दुनिया, नुकसान पूरी दुनिया का होगा। और उसके बाद पुतिन के सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर यह बताना कि ये युग युद्ध का नहीं है। किस तरह से आप भारत की भूमिका को आने वाले वक्त में देख रहे हैं? इससे आगे क्या? देखिए समीर भाई, ये महज वक्तव्य नहीं है, एक ये भारतीय दृष्टि है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल आरएसएस चीफ ने सही कहा कि अगर ये बातें 20 साल पहले या 30 साल पहले कही गई होती तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता, ना रूस लेता ना अमेरिका लेता, लिया भी नहीं गया है। तो आज जिस परिस्थिति में, जिस परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री ने इस सोच को स्थापित करने की कोशिश की है, ये एक लंबे समय, मजबूत नेतृत्व का कमाल, मजबूत नेतृत्व के साथ एक दृष्टि कि विश्व को हम किस रूप में ले जाना। और सर, ये जो रशियन सांसद है मारिया बुटिना, उनके तरफ से जो बयान दिया गया और भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है आज विश्व पटल पर, उसको रखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार जो कोशिशें हुई हैं उसको भी सराहा जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्रीमिया को आजाद कराने के लिए जंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के लोग मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहें, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। रूस से क्रीमिया लेकर रहेंगे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का
ये बहुत बड़ा बयान क्रीमिया को लेकर, क्रीमिया पर अटैक का खामियाजा किस तरह से यूक्रेन भुगत रहा है ये हम लगातार देख रहे हैं। और ऐसे में क्रीमिया को लेकर ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है ज़ेलेंस्की का। तो क्रीमिया को लेकर ज़ेलेंस्की की आखिर मंशा क्या है और क्रीमिया को लेकर जो चुनौती दी जा रही है इसका मैदान जंग में कितना असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्रीमिया को लेकर जब जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि यह व्लादिमीर पुतिन की नाक का सवाल है। और हमने देखा किस कदर नाराज, कितने गुस्से में नजर आए थे क्रीमिया ब्रिज पर अटैक को लेकर पुतिन, और उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन के अंदर हुए। पहले और अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं। ऑपरेशन क्रीमिया की डेडलाइन सेट की गई, अभी तक कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। क्रीमिया पर जो ज़ेलेंस्की का बदलता रुख है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 25 दिसंबर तक क्रीमिया पर कब्जा करने की बात कही गई। यूक्रेनी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहे, अब यह कहा गया है। यानी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव रशिया के ऊपर डालने की कोशिश भी ये हो सकती है। रूस का राउंड 2 मोबिलाइजेशन शुरू हुआ और अब 2023 में क्रीमिया जाने की तैयारी की जा रही है। पुतिन अब क्रीमिया को बचाने की तैयारी में है। क्रीमिया के लोग हमारे साथ खुश रहेंगे, ये कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। श्याम कुमार साहब, किस तरह से दबाव की रणनीति जो यूक्रेन की नजर आती है क्रीमिया को लेकर, उसे आप एनालाइज करेंगे? 2014 में अधिग्रहण किया था रशिया ने क्रीमिया का, और अब क्रीमिया को लेकर सीधे सीधे ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं पुतिन को। जो ब्रिटिश एनालिसिस कहती है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो के सहयोग से ज़ेलेंस्की ऐसा सोचते हैं कि वो क्रीमिया पे अपना अधिकार जमा पाएंगे, और वो ऐसा कह भी रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जहां तक रशिया की रणनीति का सवाल है, उन्होंने ये अपनी सदर्न पोस्चरिंग में बहुत डिफेंसिव ट्रेंचिंग करके अपने आप को संभाल लिया है। नहीं, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, सिर्फ पोस्चरिंग ही से कैसे माना जाए? क्रीमिया ब्रिज पर तो अटैक कर दिया यूक्रेन ने। नहीं, वो देखिए, वो अटैक एक स्पाई अटैक था, एक रिमोट अटैक था। मेरा मानना बहुत क्लियर है कि सदर्न रीजन में अभी रशिया अपनी चेंज कर रहा है पॉलिसी। जल्दी से कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप। देखिए, विश्व राजनीति में अगर लोमड़ी को बाघ का खाल पहना दीजिए तो वह बाघ नहीं हो जाता। पिछले 90 सालों से रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक टाइगर की तरह खड़ा है, और पश्चिमी दुनिया किस हद तक, और ज़ेलेंस्की की ये बात गीदड़ भपकी से ज्यादा मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधा यूक्रेन अंधेरे में झेल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत है, पहले उसे संभाले। क्रीमिया को लेना रूस के हाथों से असंभव की तरह है। ठीक है, ये असंभव, ये नामुमकिन आपको नजर आता है, और सिर्फ दबाव की रणनीति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है। दोनों तरफ से डोनेट्स्क में बमबारी एक दूसरे पर की जा रही है। रूस यूक्रेन की जंग में पूरा का पूरा डोनेट्स्क का इलाका तबाह हो गया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही डीपीआर पर कब्जा कर लिया गया हो, लेकिन अभी भी बड़ा ऐसा इलाका है डोनबास का जहां पर अभी कब्जा करना बाकी है। ये बताइए पांडे सर कि अगर हम बात करें, जो डोनेट्स्क की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो इलाका है डोनबास का जो इलाका है, क्योंकि एक बड़ा इलाका ही बचा हुआ है जिस पर अपनी पहुंच जो रूस है वो स्थापित करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डोनबास का इलाका? देखिए, अगर डोनबास पर इनका एक क्षेत्र राज हो जाता है, रशियंस का कंट्रोल पूरा हो जाता है, तो ये निश्चित रहेंगे कि उनके जो सीमावर्ती इलाके हैं रशिया के, उन पर किसी प्रकार का अटैक नहीं हुआ। अभी हमने देखा पिछले दिनों जो है यूक्रेन ने रशियन प्लेसेस को भी टारगेट किया, तो ये एक चेंज जो था कहानी में, वो डेफिनेटली उनके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे बेलारूस का भी ट्रिप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कि अब वो नॉर्थ से अटैक किया जाए, क्योंकि जहाँ वहाँ खार्किव से और खारसन वाला इलाके से हमने विड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद रशिया चाहता है कि हम, और इसमें हम देख रहे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है बाखमुट का, वहां सबसे ज्यादा गोला बारूद बरस रहा है। अब लेकिन वहां पर अभी थोड़ा सा लो की हो गया है, क्योंकि वो भी वहां के लोग भी चक्कर खा रहे हैं कि जरा इतना कंसंट्रेशन था, पोलेशन हो रहा था पूरा अटैक का, लेकिन एकदम से शांति हुई, क्योंकि अभी पूरा फोकस नॉर्थ में कीव पर अटैक के पर चल रहा है। पूरा फोकस कीव पर है, और इस बीच बेलगरोड में यूक्रेनी सेना की भीषण बमबारी देखने को मिल रही है। बमबारी से रिहायशी इलाकों में आग लग गई है। यूक्रेन की बमबारी में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, और जवाब के तौर पर अब यूक्रेन भी जो रेसिडेंशियल इलाके हैं उनको निशाना बना रहा है। बमबारी से इलाके की पावर सप्लाई पर
बुरा असर पड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये लड़ाई अब रेजिडेंशियल इलाके तक पहुंच गई है। सेना अब उन इलाकों को निशाना बना रही है जो रेजिडेंशियल इलाके हैं। रशिया पहले ऐसे इलाकों को निशाना बनाती थी, जिसका जवाब देती हुई यूक्रेनी सेना नजर आ रही है। और अब यूक्रेनी जो सेना है वो चुन चुन कर रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बना रही है। सतीश जी, कैसे देखते हैं आप ये क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं यूक्रेन के बाद विश्व स्थिति कैसी होगी, तो दो देशों को इसमें फायदा और नुकसान हो रहा है। पहला ये कि जो अमेरिका डिक्लाइन पर था और ये कहा जा रहा था कि चाइना एसेंट पर है, चाइना का राइज होता है, वो बदल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच में पिछले 20 सालों में दुनिया बढ़ गई थी, लेकिन यूक्रेन की वजह से पश्चिमी दुनिया फिर से अमेरिकी कब्जे में है, फिर से अमेरिका राइज कर रहा है और अमेरिकी राइज के साथ ही चाइना का डिक्लाइन वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि रूस और चीन के बीच के भी जो तारतम्य है, वो सिनर्जी है, वो टूटती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। रूस के इरकुत्स्क प्रांत में धमाके के बाद भीषण आग की खबर है। ऑयल और गैस रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। आग से हजारों स्क्वायर मीटर का इलाका खाक हो गया है। ये रहस्य अभी बरकरार है कि आखिर इस आग की वजह क्या है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर रूस के अंदर हजारों स्क्वायर मीटर का ये महत्वपूर्ण इलाका खाक हो जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और कैप्टन श्याम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई बार रूस के अति महत्वपूर्ण इलाकों में इस तरह की रहस्यमयी आग की खबरें आई हैं। क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं यूक्रेन का दिमाग तो काम नहीं कर रहा, ये सवाल खड़ा होता है क्या? मेरे लिए बहुत विषय है कि यूक्रेन जो है रशिया की बॉर्डर, जो एक्चुअल बॉर्डर है, वो क्रॉस कर रहा है। जैसे मैं आपको कहूं, क्रीमिया का जो ब्रिज का अटैक हो या उनके शिप पे ड्रोन का अटैक हो, यहां उन्होंने माना नहीं था कि किसने किया है। लेकिन बेलोग्राड पे अटैक या कामोव का जो जलना, 2 हेलीकॉप्टर का जलना 150 मील दूर रशिया की टेरिटरी में, ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोवोकेटिव एक्शन हो रहा है। रशिया इसके कारण बहुत परेशान हो सकता है। कभी भी रशिया ने ऐसी कोई कदम नहीं उठाए हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, पोस्टरिंग होती है, गेस्चरिंग होती है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। रशिया ने ऐसे कदम उठाए नहीं, मतलब यूक्रेन पर तो हमले कर ही रहा है ना रशिया लगातार। Yes, मैं यूक्रेन की बात कर रहा था। रशिया की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि उसने स्पेशल ऑपरेशन के तहत उन्होंने एक तरह से कदम उठाया कि अब लॉन्ग रेंज अटैक कर रहे हैं। वो ब्लैक सी से भी अटैक करेंगे। ये वार्म वाटर पोर्ट है, लड़ाई टेम्परेचर के हिसाब से हो रही है, तो ये वो करेंगे। लेकिन यूक्रेन का क्रॉस करना बॉर्डर एक चिंता का विषय हो जाता है। ये एस्केलेशन की तरफ कहता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, डिफेंस मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर से विजिट सदर्न फ्लैंक में, जनरल्स के साथ मीटिंग, पुतिन का और पुतिन का बेलारूस जाना, ये ग्राउंड कांटेक्ट पे जाके अपने दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सस्टेनेंस ऑफ वॉर है, बिल्कुल लंबे चलेगी। नए संकेत भी दे रहे हैं पुतिन। डोनेट्स्क में रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। रशियन आर्मी ने बैक टू बैक मिसाइल से यह हमला किया है। रूसी हमले का वीडियो सामने आया है। रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। शाम सर, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं डोनेट्स्क इलाके में वन अपमैनशिप जो है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर दोनों में अगर आप कंपेयर करें, किसको एज मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस इलाके में, साउथ ईस्ट इलाके में रशिया को कुछ खास अब होना नहीं है। वो जहां बैठे हैं वहां बैठे रहेंगे, मूवमेंट नहीं होगी, कोई ग्राउंड अटैक की तैयारी नहीं हो रही है, सब रिमोट वार चल रही है। ये एमएलआर से हो, एसएसएम से सरफेस अटैक्स हो, शिप्स से हो, या डाइवर्जनरी फ्लैंक बेलारूस की तरफ से लगाना, ये सब ये इंडिकेट करता है कि ग्राउंड फाइटिंग अभी नहीं हो पाएगी, रिमोट फाइटिंग होगी। जो जहां है वहीं बैठा रहेगा। मतलब मौसम का जो असर है वो इस युद्ध पे होना शुरू हो गया है और एक्सपेक्टेशन थी कम से कम युद्ध थोड़ा सा थमेगा जरूर, चाहे मौसम उसमें एक बड़ी वजह बन सकता है, और इसीलिए रणनीति में बदलाव किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने अमेरिका पश्चिमी देशों से और हथियार मांगे हैं। जेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की है पश्चिमी देशों से। हमें ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ये जेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं। कीव समेत कई शहरों में भीषण हमला कर रहा है रूस, और एक एक दिन में 70 मिसाइलें मार के पूरे शहरों को बर्बाद किया जा रहा है, जिसके बाद अब जेलेंस्की पूरी दुनिया से और खासकर पश्चिमी देशों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एसवीपी सिंह सर, कैसे इस अपील को देखते हैं, कितना इंपैक्ट डालेगा, और 10 महीने बाद कितनी विदेशी मदद के भरोसे क्या ये युद्ध जीतने की तरफ बढ़ सकते हैं, या सिर्फ लड़ते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही खोते रहेंगे? इस समय ना तो अमेरिका ना नेटो देश चाहते हैं कि लड़ाई का एंड आए, उसको खात्मा किया जाए।
और उसको जो हथियार वगैरह दे रहे हैं, देखें $92 बिलियन एड तरह तरह की मिल गई है इसको 30 देशों से, ज़ेलेंस्की को, और उसके साथ उसका जो हौसला बुलंद है, वो समझता है कि मैं हर प्रकार की जीत कर सकता हूँ। पर ऐसे नहीं होना, क्योंकि रूस की जो ताकत है वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुई और उसको जरूरत भी नहीं है करने की। उसका इंटरेस्ट है, उसकी डॉक्ट्रिन है कि लड़ाई को लंबा रखें। रूस बिल्कुल सही बात है सर, एक तरफ रूस की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ नाटो मुल्कों की ताकत। इसी से जुड़ी एक अहम खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो की वॉर एक्सरसाइज कोसोवो में होगी। नाटो की वॉर एक्सरसाइज, जल्द शुरू होगा नाटो देशों का युद्धाभ्यास। आधुनिक हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं नाटो देश। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद है और डीके पांडे साहब, जरा मुझे यह बताइए, क्योंकि जब CIA चीफ जिक्र करते हैं भारत के प्रयासों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चीन का जो प्रयास है उसका जिक्र भी करते हैं और एक तरह से भारत और चीन का अहम रोल बताते हैं कि इस युद्ध में अभी तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इसमें कितना आपको दम नजर आता है? क्या वाकई भारत और चीन जैसे मुल्कों के प्रयासों की वजह से रूस जो है वो अभी तक न्यूक्लियर वेपन मारने से रुका है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लियर वेपन की जो नज़ाकत है वो रशिया भी समझता है और नाटो कंट्री भी समझते हैं। मजेदार चीज़ ये है कि भारत ने जब भी शांति के लिए आह्वान किया है उसका उद्देश्य रहा है मानवीय कारणों से, लेकिन चीन का जो चर्चा की जा रही है, चीन जो है वो आर्थिक कारणों से, जो उसको डैमेज हुआ है उसके इकोनॉमिक में वो जो है, ये भी तो है, चीन न्यूट्रल नहीं रहा है लेकिन भारत न्यूट्रल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कहा आपने मिश्रा जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जो हमारी पोस्चरिंग है, टूटते हम सोचते भी हैं और कर भी रहे हैं कि हम पूरे विश्व को एक अपना, और ये वॉर एक्सरसाइज नाटो की कुछ बड़ी तैयारी बता रही है। नाटो के बारे में बता दूं कि नाटो के बारे में कहा गया था कि वेंटिलेटर पे है, मतलब ये खत्म होने वाला है, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव हुआ उसके बाद से दोबारा इसको एक स्वीकृति मिल गई है पूरे विश्व में और ये दोबारा खड़ा हो गया। तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है जो खत्म हो रही थी वो जो है रिस्टोर हो गई है। तो नाटो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो एक साथ रहे, और क्योंकि इसमें भी आर्थिक जो पक्ष है अमेरिका का, उसके आर्म्स और रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर जो तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं, न सिर्फ उन पर हमारी नजर बनी हुई है बल्कि इस जंग के तमाम दिलचस्प पहलुओं पर भी लगातार हम कर रहे हैं चर्चा, जिसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।